हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। यानी जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचते हैं तो क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे जहन में तुरंत आता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े स्केल पर भी, यानी इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े स्केल पर इनका यूज़ किया जाता है तरह तरह के प्रोडक्ट बनाने में। तो आज यही जानेंगे हम कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे फो भी होते हैं, यानी हमारे शत्रु भी होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी की बुक है, और जितनी मैंने देखा जितनी भी प्राइवेट बुक्स होती है सभी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, तो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये ना सोचे कि हम प्राइवेट बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी और प्राइवेट बुक में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए कंटेंट जो होता है उसको देखिए, कंटेंट को ध्यान से समझिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच कैन नॉट सी एंड विद आइज अलोन। यानी बहुत सारे जितने भी हमारे आसपास में ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम अपनी जो आइज होती है उसको उससे नहीं देख सकते। अगर हम उसको किसी की हेल्प से देखते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया या मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, तो उसे देख सकते हैं। लेकिन हम आइज़ से, जो ओपन आइज होती है हमारी, जो नेकेड आइज होती है, उनसे हम उनको नहीं देख सकते। दिज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हीं को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर माइक्रोब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। आपने देखा होगा जब मॉइस्ट, जो रेनी सीजन जो होता है उसमें मॉइस्ट ब्रेड जो होता है, यानी ऐसा ब्रेड जिसमें मॉइस्चर होती है, नमी की मात्रा जिसमें होती है, गेट्स स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो जाते हैं। एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस, और उसके सरफेस पर क्या आ जाते हैं? ग्रेइश और वाइट पैचेस उस पर आ जाते हैं, धब्बे धब्बे से उसमें दिखाई देने लगते हैं हमें। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर ऑब्जर्व करें तो यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। आपको क्या दिखाई देंगी? छोटी छोटी ब्लैक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम। यानी जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होती है और वो कहाँ से आई है। तो इसके लिए क्या है, एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं पहले। एक्टिविटी 2.1, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में कुछ बताया गया। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। तो क्या करते हैं, थोड़ी सी मॉइस्ट यानी नमी वाली जो मिट्टी होती है उसको ले लेते हैं बीकर में, और उसमें कुछ वाटर ऐड करते हैं। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, जब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो सेटल्ड हो जाते हैं, जब बॉटम में बैठ जाते हैं नीचे, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें से एक पानी की बूंद लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द बीकर अंडर माइक्रोस्कोप। कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इसको? माइक्रोस्कोप में। व्हाट डू यू सी। अब ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। इसको आप करके देख सकते हैं अपनी क्लास में टीचर्स की हेल्प से, क्योंकि माइक्रोस्कोप घर पे अवेलेबल नहीं होता। तो ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। एक और एक्टिविटी है 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। तालाब से भी आप कुछ पानी की बूंदें ले सकते हैं। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, उसे ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड करें, फैला लें। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और एक माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करें। क्या आप उसमें देखेंगे? डू यू फाइंड एनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। क्या आपको उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं? तो उसमें आप जब उस ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको बहुत सारी इस तरह की स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, जो आपकी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ये ऑब्जर्वेशन क्या शो करते हैं कि जो भी वाटर जो होता है या जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। दो नॉट all of them fall into the category of microbes। तो यद्यपि नॉट ऑल ऑफ दैम यानी सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ, सभी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, क्योंकि कुछ थोड़े बड़े भी होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, तो वो सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं बहुत छोटे साइज में होते हैं। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज, यानी अनएडेड आइज से हम उसको नहीं देख सकते। अगर हम अपनी पलकें खोल के देखें उसको तो वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि साइज में बहुत छोटे होते हैं। सम ऑफ दीज
उनमें से कुछ सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड, उनमें से कुछ फंगस होते हैं जो ब्रेड पे ग्रो करते हैं। कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा जा सकता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, लेकिन कुछ इतने छोटे होते हैं कि वो बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं दे सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, यानी उनको हम क्या कहेंगे, जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं, केवल हम उन्हीं को ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं सबको 4 बड़े ग्रुप में बांट दिया गया है। दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो इनमें से ये कैटेगरीज है कौन कौन सी, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और एल्गी हो गया। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.4। इसमें वायरसेस जो होता है उनको थोड़ा सा अलग रखा जाता है, क्योंकि वायरस जो होता है उसकी कैटेगरी अलग होती है। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, जो वायरसेस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना उनको नहीं देख सकते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वे जो उनका जो रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी जो अपना जो संख्या जो बढ़ाते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपना, वो कहाँ करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके अंदर वो एंटर कर जाते हैं, वो उसका होस्ट बन जाता है, वे वहीं पर रिप्रोड्यूस करते हैं, वहीं पर ग्रो करते हैं। विच में बी आ बैक्टीरियम, वो एक बैक्टीरियम भी हो सकता है, या कोई प्लांट या कोई एनिमल भी हो सकता है जिसके अंदर वो एंटर करते हैं और वही उसका होस्ट बन जाता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन द फिगर। अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी फिगर में, कुछ वायरसेस के टाइप भी होते हैं, उनकी शेप जो होती है वो भी डिफरेंट होती है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इसको फ्लू भी बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी डिजीज हैं जो वायरसेस से होती है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, इसे फ्लू भी कहते हैं, और कफ जो होता है ये सब किससे होता है, वायरस से होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स एंड ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। इसके अलावा कैंसर होता है, या फिर जो एड्स होता है, HIV एड्स जो होता है वो भी वायरस ही होता है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। डिसेंट्री और जो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है। वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको TB भी कहते हैं, आर बैक्टीरियल डिजीज। ये क्या होती है, टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th एंड 7th। अपने 6th और 7th में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा। यही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी जो अलग अलग कैटेगरी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या है, बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्पायरल जो होते हैं, स्पायरल शेप में बैक्टीरिया है। दूसरे वाले में रोड शेप्ड होते हैं, रोड की तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कुछ ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, क्लेमाइडोमोनास आ गया, स्पायरोगायरा आ गया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोटोजोन्स होते हैं। इसके बाद आते हैं फंगाई। फंगाई में क्या है, ब्रेड मोल्ड होता है, पेनिसिलियम होता है, एस्परजिलस होता है, ये सब फंगाई की ही कैटेगरीज हैं। तो और ये आते हैं वायरसेस। अब देखिए वायरसेस की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी डिफरेंट होती है, सबसे अलग होती है, या वायरसेस देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये एक कैटेगरी है वायरस, ये सबसे खतरनाक कैटेगरी होती है, क्योंकि वायरस जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि जर्म के रूप में हम उसको देखते हैं, वो फ़ायदा में कभी भी फ़ायदा नहीं करता, हमेशा नुकसान ही करता है। इसके बाद देखते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड अ फंगाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यानी एक सेल का बना भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ भी ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, और मल्टी सेलुलर, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, सच एज एल्गी एंड फंगाई है। कुछ एल्गी और फंगाई ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी जो बहुत सारी सेल्स से मिल करके उनकी बॉडी बनती है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, यानी कितने भी गर्म क्षेत्र हो या कितने भी ठंडे हो,
वो ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। यहाँ तक कि ये भी क्या होता है, जितने भी एनिमल बॉडी होती है, जितना भी ह्यूमन बीइंग भी उसमें इंक्लूड होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं एयर में, वाटर में, सॉइल में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। आपने ये देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो अमीबा होता है, अमीबा एक प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोआ है, और ये कहाँ रहता है, ये जो स्टिल्ड वाटर जो होता है, जो रुका हुआ पानी जो होता है, स्टेगनेंट वाटर भी इसको बोलते हैं, उसमें रहता है और अलोन रहता है, अकेला रहता है। वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। जबकि फंगाई जितने होते हैं, जितने बैक्टीरिया होते हैं, वो सभी किस में रहते हैं, अपनी अपनी कॉलोनीज बना करके रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी हम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो किस तरीके से हम आपस में हमारा इंटरेक्शन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ्स में, हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल कॉज डिजीजेज। यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज़ का कोज बनते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। अब थोड़ा सा उनको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, यानी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। यानी कर्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए या केक बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। यानी बहुत लंबे टाइम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज ही अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल में प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, हमारा जो पर्यावरण होता है उसको साफ़ सुथरा करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट्स, यानी जितने भी वेजिटेबल पील्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, फिशेज जो होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम जो होते हैं उसको खा जाते हैं और उसको हमारा एनवायरनमेंट जो होता है उसको स्मेल होने से उसमें बचा देते हैं उसको। यानी एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, क्योंकि उनको ब्रोकन डाउन कर देते हैं और हार्मलेस कर देते हैं उसको यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ही करता है इस काम को। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। यानी कुछ मेडिसिन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल होता है बैक्टीरिया का, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जितनी भी पल्सेस होती है, उनकी रूट्स में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एयर की फ्री नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स कर देते हैं, जिससे प्लांट्स को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। और नाइट्रोजन इसीलिए उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जिस नाइट्रोजन को प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि मिल्क से, यानी दूध से दही किस तरीके से बनाया जाता है। आई सॉ दैट माई मदर एडिड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। यानी मैंने अपनी माताजी को देखा है, क्या करते, एडिड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क, यानी गर्म दूध में थोड़ा सा कर्ड डालते हुए, टू सेट कर्ड, क्या करने के लिए, दही जमाने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, उससे बहुत अच्छी दही जम जाती है और जिसको हम बड़े चाव से खाते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कर्ड में क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इसके लिए जो उसका नाम है बैक्टीरिया का, वो है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, ये यही प्रमोट करता है, यानी यही मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है। दिस मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड
कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना बढ़ाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया का यूज चीज़ बनाने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और बहुत सारे फूड आइटम बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, जिसको सूजी बोलते हैं, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। यानी बहुत सारी चीज़ें, बहुत एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, यानी रवा का जो इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है, यानी उसका जो हिस्सा होता है, जैसे जो इडली जिससे बनती है, एंड भटूराज इज कर्ड, उसमें भी कर्ड को डाला जाता है। कैन यू यस भाई, क्या आप जान सकते हैं कि क्यों? तो ये तो आपको कर्ड एक्टिविटी से पता लगता है कि टेक 1/2 किलोग्राम फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद। इसमें क्या करते हैं, आधा किलोग्राम के करीब क्या लेते हैं, फ्लोर लेते हैं, आटा लेते हैं और उसमें कुछ शुगर मिलाते हैं, और शुगर मिलाने के बाद क्या होता है, वार्म वाटर मिला देते हैं, इसमें हल्का गुनगुना पानी जो है उसके अंदर मिलाया जाता है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालते हैं। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट टफ, और उसको क्या करते हैं, एक मुलायम जो होता है उसको बना लेते हैं, सॉफ्ट बना लेते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, क्या उसमें फुलावट आनी शुरू हो गई है? जो मैदा जो होता है इस तरीके से फूल जाता है जब उसमें मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं उसके अंदर? यीस्ट पाउडर मिलाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस चालू हो जाता है, जिससे वो रेज कर जाता है, ऊपर की तरफ उभर जाता है। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, यीस्ट जो होता है बहुत जल्दी से रिप्रोडक्शन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाती है। बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, जिससे क्या होता है उसमें और फुलावट आनी शुरू हो जाती है, फूलना शुरू हो जाता है, डब जो होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। इसीलिए इसका यूज जो होता है, जो पाउडर मैंने बताया अभी, यीस्ट पाउडर जो होता है उसका इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए और केक्स वगैरह बनाने के लिए भी। इसके बाद आता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कमर्शियल यूज जो होता है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, इससे पहले ही बताया था कि अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में, वाइन जो होती है, शराब जो होती है उसका प्रोडक्शन करने में, एंड एसिटिक एसिड जो विनेगर जो होता है, इसको सिरका भी हम बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, यीस्ट का यूज होता है अल्कोहल और वाइन बनाने में। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्राउंड इन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले। बार्ले क्या होता है, जौ जो होते हैं, आपने गेहूँ और जौ सुना है, जौ जो होते हैं गेहूँ के जैसे होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। वीट का, फिर राइस का, और या फिर जो क्रस्ट जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट जूस जो होते हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है। तो ये था कमर्शियल पर्पज़। इसके बाद एक एक्टिविटी और आती है छोटी सी, उसको भी देख लेते हैं। टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। 500 ml का एक बीकर लेते हैं, जिसको क्या करते हैं, 3/4 वाटर से फिल कर लेते हैं। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट, और 2 से 3 चम्मच उसमें क्या डाल देते हैं, शुगर डालते हैं। ऐड हाफ आ स्पून ऑफ, और आधा चम्मच क्या डालते हैं, आधा चम्मच उसमें डालते हैं यीस्ट पाउडर, जैसे कि मैंने इसका नाम अभी बताया था, ये यीस्ट पाउडर होता है। टू द शुगर सोल्यूशन कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस एंड 4 to 5 hours, और 4 से 5 घंटे तक उसको ढक के रख देते हैं। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, उसकी जो सोल्यूशन की स्मेल होती है उसे देखते हैं कैसी होगी है। कुड यू गेट अ स्मेल, क्या उसमें कोई स्मेल आई है? तो आगे देखते हैं। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर, ये किसकी स्मेल है, अल्कोहल की, शुगर है, अल्कोहल की स्मेल है। और शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, और शुगर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, अल्कोहल में, और ये किसने किया, यीस्ट ने किया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, यानी इस तरीके से शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन होना, अल्कोहल में बदल जाना, इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लुइस पास्चर, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लुइस पास्चर ने
और कब की थी? 1857 में। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह का बहुत सारी ऐसे प्रोसेस बताए हैं जो बहुत ही यूज़फुल रहे हैं साइंस में। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मेडिकल यूज़ क्या होता है, ये तो इससे पहले आपने देखा इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मेडिकल यूज़ भी होता है इसमें, मेडिसिनल यूज़ भी होता है इनका। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मैनी गिव यू सम एंटीबायोटिक्स। वेन एवर, जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, या फिर कैप्सूल देते हैं, या फिर इंजेक्शंस देते हैं, सच एज ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के। क्योंकि पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये जो मेडिसिन का जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो पेनिसिलिन जो होती है, ये एंटीबायोटिक जो होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम से ही तैयार की जाती है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये मेडिसिन क्या करती है, या तो ग्रोथ को रोक देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या फिर उसको किल कर देती है, मार देती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इसी तरह की मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। यानी आज की डेट में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो होते हैं अवेलेबल होती है मार्केट में, जो किससे तैयार की जाती है, बैक्टीरिया और फंगाई से ही तैयार की जाती है। इसके बाद इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी, टेट्रासाइक्लिन होगी, एंड एरिथ्रोमाइसिन होगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के। और एंटीबायोटिक की अगर बात करते हैं हम, तो एक नाम जो होता है इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो यानी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। यानी उन्होंने क्या किया, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने बहुत समय तक उसमें काम किया। उन्होंने क्या किया, वो जब वो अपना कल्चर बना रहे थे डिजीज़ का, वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से जो होने वाली जो डिजीज़ है उस पर क्या कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। सडनली ही फाउंड, अचानक उन्होंने क्या देखा, द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। अपनी कुछ कल्चर प्लेट में उन्होंने क्या देखे, ग्रीन मोल्ड देखे, छोटे छोटे। ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कि मोल्ड्स ने क्या किया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और उसने ये भी किया कि उसने बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दिया है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। इसी से पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक, उसको उन्होंने तैयार किया। यानी उसमें किसको श्रेय जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही जाता है, जिन्होंने सबसे पहले क्या की थी, एंटीबायोटिक तैयार की थी, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया को मारा जा सकता है या फिर उसकी ग्रोथ को रोका जा सकता है। कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, जो फंगाई और बैक्टीरिया से तैयार हुई है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर द अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। यानी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उसको क्योर करने के लिए, या बहुत सारी जो वैरायटीज होती है डिजीज़ की, उनको रोकने के लिए एंटीबायोटिक तैयार की गई। एंटीबायोटिक्स आर even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals। एंटीबायोटिक जो होती है इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक क्या होता है, जितने भी पशु होते हैं, या जितने भी पशु का मतलब जितने भी गाय भैंसें होती है, या और छोटे पशु होते हैं, बकरियां होती है, वो सब लाइवस्टॉक में आ जाता है। या फिर पोल्ट्री जो होता है, मुर्गियाँ वगैरह जो होती है, टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो उनको भी एनिमल्स में इन्फेक्शन को चेक करने के लिए भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया गया है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। यानी बहुत सारी प्लांट में डिजीज़ को रोकने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया गया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है याद रखना, दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन ये ध्यान रखें हमेशा कि जब भी एंटीबायोटिक जो होती है किसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लें, किसी वैसे डॉक्टर से ना ले जो वेल क्वालिफाइड नहीं होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती है वो हार्मफुल हो सकती है अगर उसको प्रॉपर वे में ना लिया जाए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द
कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, और उसका कोर्स जो होता है वो जितने दिन का होता है उसको कंप्लीट करें। अगर हम उसमें एंटीबायोटिक का जो जितना कोर्स होता है, जितने भी टाइम का होता है, अगर उसको बीच में छोड़ दें तो डिजीज जो होती है बहुत एग्रेसिव हो जाती है और फिर एंटीबायोटिक से भी उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, जब भी उसकी ज़रूरत नहीं होती अगर आप उसको लेते हैं, या फिर आप गलत डोज लेते हैं, यानी जितनी डोज आपको लेनी चाहिए आप उतनी डोज नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, जिससे उसका असर कम हो सकता है। व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर, और उसमें फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, ये भी हो सकता है कि जितना भी एंटीबायोटिक अगर हम बिना अननेसेसरी ले रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तब भी ले रहे हैं, तो क्या हो सकता है, तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो उनको भी मार सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक जो होती है वो हमेशा एक बैक्टीरिया के खिलाफ भी ली जाती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट ली जाती है, कभी भी वायरस से होने वाली जो डिजीज होती है उनके अगेंस्ट नहीं ली जाती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं केवल एंटीबायोटिक जो होती है उन्हीं के लिए होती है, वायरस वाले इन्फेक्शन के लिए नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी हम जो होते हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से। दिस इज़ हाउ आ वैक्सीन वर्क्स, जिस तरीके से वैक्सीन जो होती है वर्क करती है। सेवरल डिजीज़, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं इंक्लूडिंग जैसे कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, उनको केवल और केवल वैक्सीनेशन से ही रोका जा सकता है, उनको एंटीबायोटिक से नहीं रोका जा सकता। एडवर्ड जेनर का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये इनकी डिस्कवरी रही है इनकी। उन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया था फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में। इन योर चाइल्डहुड, आपने अपने बचपन में यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। आपने देखा होगा जब बचपन में जो होते हैं बहुत सारे टीके लगते हैं, तो ये टीके जो लगते हैं बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट लगते हैं। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़, क्या आप उनके जिन जिन की वैक्सीन लगते हैं, जिन जिन के टीके लगते हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन, ये ज़रूरी होता है, अति आवश्यक होता है सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट दिस डिजीज़, इन बीमारियों से बचने के लिए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स, यानी जितनी भी ज़रूरी वैक्सीन्स होती है वो आसपास के हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने देखा होगा जब पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें आपने क्या देखा, टीवी पर आपने ऐड देखे होंगे, न्यूज़पेपर्स में ऐड देखे होंगे कि अपने अपने बच्चों को ले जाएँ और पोलियो बूथ पर ले जाए और वहाँ ले जा करके उनको पोलियो की ड्रॉप पिलाएँ। तो पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप क्या है, एक्चुअल में एक वैक्सीन है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये पूरे संसार में अभियान चला गया था, कैंपेन चलाया गया था कि पोलियो को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other organisms from several diseases। यानी आजकल जो है these days vaccines are made on a large, आजकल जो है जो वैक्सीन है बड़े पैमाने पर बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, फ्रॉम सेवरल डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों से। इसके बाद में आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल एंड नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इन इट्स फर्टिलिटी। बहुत सारे बैक्टीरिया, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, और एल्गी में भी ऐसा होता है कि रूट्स में क्या होता है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को कहाँ फिक्स कर देते हैं, सॉइल के अंदर, वहाँ से फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ये
सभी प्लांट्स में नहीं होता, ये केवल जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, जिनके जो सीड होते हैं डाइकोट सीड होते हैं, जिनके सीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे पल्सीज है इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये केवल उन्हीं प्लांट्स में होता है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इनको आमतौर पर क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। और क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इसलिए इनको नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाता है। नाइट्रोजन की पूर्ति जो होती है ये करते रहते हैं प्लांट्स के लिए। इसके बाद आता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। बूजो और पहली जो होता है, बूजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व दैट स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, कि जो स्कूल गार्डनर जो होता है वो क्या करता है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो मैन्योर तैयार करता है, वो खाद तैयार करता है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने देखा, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ में क्या किए, बहुत सारे कलेक्ट किए क्या, वेस्ट प्लांट, जो प्लांट के जो वेस्ट होते हैं या वेजिटेबल वेस्ट जो होते हैं या जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, अपने घरों से और गार्डन से। दे पुट दैम इनटू अ पिट मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, यानी उसको एक क्या किया, फिर उसने सबको कलेक्ट करके एक गड्ढे में दाब दिया, जितने जो वेस्ट डिस्पोजल जो होता है। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो डिकम्पोज हो गया और उससे एक अच्छी मैन्योर तैयार हो गई। बूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन, वो जानना चाहते थे कि ये किस तरीके से हुआ है। तो इसमें छोटी सी एक्टिविटी है, इसको भी देख लेते हैं। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, 2 पॉट लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, आधा सॉइल से भर लेते हैं। मार्क दैम ए एंड बी, उस पर ए और बी मार्क कर देते हैं। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, पॉट ए में क्या करते हैं, कुछ प्लांट के वेस्ट रखते हैं। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी, और पॉट बी में आपने कुछ इस तरह का चीज़ें रखी हैं जो क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पुट द पॉट्स इन असाइड, और क्या करते हैं, दोनों पॉट्स को एक तरफ रख देते हैं। ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, यानी 3 से 4 सप्ताह तक उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिले। तो यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स, दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया, क्या अंतर नज़र आया। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यदि कोई अंतर आपको नज़र आया तो वो क्या अंतर था। यू विल फाइंड दैट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड, जो पॉट ए में जो प्लांट के जो वेस्ट रखे थे वो क्या हो गए, वो डिकम्पोज हो चुके हैं। हाउ वुड दिस हैपन, ये किस तरीके से हुआ। द प्लांट्स वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, प्लांट्स के वेस्ट किस में कन्वर्ट हो गए, मैन्योर में, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और ये ऐसा किसने किया, माइक्रोब्स ने किया। द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैन्योर में, रेज्ड इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हुआ, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उनकी संख्या बढ़ गई। कुड बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, जिसको क्या कर सकते हैं, प्लांट दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो प्लांट के वेस्ट थे और उन्हीं से क्या होगा कि मैन्योर तैयार होगी, और उस मैन्योर को दोबारा से प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी, क्या आपने पॉट बी में नोटिस किया, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, उसमें इस तरह कोई चेंज नहीं आया। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम, माइक्रोब ने उस पर कोई एक्ट नहीं किया। एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, और उसको मैन्योर में भी तैयार नहीं किया, उससे मैन्योर भी नहीं बना। तो यू ओपन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समथिंग डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। तो आप क्या है, आमतौर पर ये देखते हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट में क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं सड़ रहे होते हैं, या बहुत सारे एनिमल बॉडी जो होती है वो भी ग्राउंड पे कहीं ना कहीं पड़ी होती है। तो यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, आप देखते हैं कि उसमें कुछ समय के बाद, पहले वो पड़ा हुआ दिखाई देता है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो वो कहाँ चले गए, वो कैसे डिसअपियर हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको क्या कर दिया, उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया, जिससे क्या हो गए, वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए।
दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वही जो सब्सटेंस जो सिंपल सब्सटेंस जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा दोबारा से यूज़ कर लिए गए। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज, जो इस तरह के सब्सटेंसेज थे जिसमें बदबू हो जाती है या जो हार्मफुल होते हैं उनको उन्होंने क्या कर दिया, देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, उन्होंने क्या कर दिया, उसको एनवायरनमेंट को क्लीन कर दिया। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जो आज की जो वीडियो है हमारी उसमें हमने केवल यहीं तक इसको लिया है, इस टॉपिक को रखा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके।